आज हमारे मेहमान हैं मनीष दलाल। मनीष जी, आपका स्वागत करते हैं। मनीष जी, मूलतः पेशे से तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम जो है, इससे आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा ये बताएं, दरअसल ये है क्या? धन्यवाद। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम प्रधानमंत्री का एक मिशन किया था, हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। तो उसी मिशन के अंतर्गत अलग अलग स्कीमें राज्य सरकारों ने अलग अलग स्कीमें लॉन्च की। तो राजस्थान में सबसे पहले अफोर्डेबल स्कीम आई 2009, और उसी स्कीम को लगभग थोड़ा सा बदलाव करते हुए जो 2015 के अंदर एक मुख्यमंत्री जन आवास योजना करके एक अफोर्डेबल स्कीम आई। तो उसी को हम अफोर्डेबल स्कीम, हाउसिंग स्कीम कहते हैं, जो मुख्यमंत्री जन आवास योजना की तरह से जानी जाती है। ये योजनाएं जो आपने बताई, दरअसल अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, जैसा कि आप बता रहे थे, प्रधानमंत्री का सपना है या प्रधानमंत्री के स्तर पर ही इसकी परिकल्पना हुई। इसमें राज्य सरकारें कहाँ आ गई, और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दोनों की भूमिकाएं हैं? अगर हैं तो कितनी कितनी? जी हाँ, इसमें दोनों की भूमिकाएं हैं। मुख्यतः जो केंद्र सरकार ने तो एक स्कीम लॉन्च की कि एक हाउसिंग मिशन, हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। उसके अंदर अलग अलग राज्य सरकारें अपनी स्कीमें निकालती हैं। तो राजस्थान सरकार ने अपनी स्कीम निकाली, मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी स्कीम निकाली, और इस तरह अलग लोगों ने, अलग अलग राज्यों ने स्कीम निकाली। मुख्यमंत्री जन आवास योजना में जो राजस्थान सरकार है, उन्होंने अलग अलग प्रावधान किए। प्राइवेट बिल्डर्स के लिए प्रावधान किए, सरकार के लिए प्रावधान किए। प्राइवेट बिल्डर्स प्राइवेट ज़मीन पे मकान बना सकते, उसके लिए प्रावधान किए। प्राइवेट बिल्डर्स सरकारी ज़मीन पे मकान बना सकते, इसके लिए प्रावधान किए। ऐसे अलग अलग उन्होंने प्रावधान किए। और क्योंकि वे चाहते थे कि डेवलपर्स इस बिल्डिंग में, इस फील्ड में आएँ और उन्हें मुनाफा हो, तो उन्हें काफ़ी सारी उन्होंने रियायतें दी। तो ये सारी रियायतों को उन्होंने मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंदर लागू किया हुआ है। राजस्थान मुख्यमंत्री जन आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना में जो रिश्ता है, वो मुख्यतः एक ही है कि सरकार जो अनुदान देती है लाभार्थियों को, 1.5 लाख रुपए EWS के लिए और इंटरेस्ट में छूट, वो अनुदान प्रधानमंत्री जन आवास योजना के थ्रू आता है। तो जो योजनाएं प्रधानमंत्री योजना के जो कुछ कंडीशंस हैं उसको फुलफिल करती हैं, तो वो उन अनुदान का लाभ उठा सकती हैं। यही मुख्य रिश्ता दोनों में है। तो जब अनुदान प्रधानमंत्री योजना से आ रहा है, तो इसमें राज्य सरकारें फिर अतिरिक्त रूप से क्या कर रही हैं? जैसे मैंने कहा कि राज्य सरकार अपनी योजना लागू करती है, जिसमें अलग अलग नियमावली आती है कि अगर प्राइवेट बिल्डर प्राइवेट ज़मीन पे बना रहा है तो उसके क्या नियम होंगे, सरकारी ज़मीन पे बना है तो उसके क्या नियम होंगे। तो ये सारे नियम और उसकी देखरेख और वो निर्माण ठीक तरह से हो रहा है, समय पे हो रहा है, गुणवत्ता से हो रहा है, ये इसकी जिम्मेदारी सरकार की सरकारी योजना के ऊपर है। कि मुख्यतः 2 भागों में कह सकते हैं, कुछ जो प्राइवेट लोग इस स्कीम में हैं और सरकार इस स्कीम के अंदर है। क्योंकि आज की तारीख में सरकार भी बहुत बड़ी बिल्डर हो गई है। तो जो सरकार, तो सरकार का अपनी गुणवत्ता का ध्यान रखेगी, और उसके लिए जो सरकार ने जो योजना लाई हुई है, मुख्यमंत्री जन आवास योजना, उसके अंतर्गत ये काम होता है। मनीष जी, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, नाम तो बहुत अच्छा लगता है, और ये सपना भी बहुत अच्छा है कि हर एक के पास अपना घर होना भी चाहिए। लेकिन इसमें क्या क्या ब्लॉक्स हैं, क्या क्या रोड ब्लॉक्स हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं जो आपको लगती हैं और उन्हें हटना चाहिए, और कैसे हटेंगी? ये सपना, जैसे हम कह रहे हैं, सपना है और काफ़ी कुछ साकार होता हुआ भी दिखाई देता है। क्योंकि राजस्थान में भी, उदयपुर में भी काफ़ी सारी इस योजनाएं लागू की गई हैं। मेगावास सबसे पहली योजना थी उदयपुर की, जो सबसे बड़ी योजना है, और उसी से मेरा यहाँ जुड़ा हुआ था। इसके बाद बलीचा में योजनाएं आई। बलीचा में भी 2 योजनाएं, एक्चुअली 3 योजनाएं हैं बलीचा में। तो ऐसे अलग अलग योजनाएं आ रही हैं। तो मकान तो पूरे बन रहे हैं, और जो लोग इसमें लाभान्वित हो रहे हैं तो उनको भी उनके मकान मिल रहे हैं। तो अड़चनें तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई ज़्यादा अड़चन है। जो लोग भी इसमें काम करना चाहते हैं, भले प्राइवेट बिल्डर हो, तो जो UIT जिसकी देखरेख में ये सारी उदयपुर UIT से देखरेख होती है, तो वो तो स्वागत करती है कि जो भी प्राइवेट बिल्डर अपना योजना लेके आता है तो उनका स्वागत करेगी। क्योंकि UIT के पास भी एक लक्ष्य है कि हमें इतने लोगों को हमें मकान देना है, तो लक्ष्य की पूर्ति के लिए जितने लोग आए UIT उनका स्वागत करती है। तो यहाँ तो अड़चने की तरह मैं कोई देखता नहीं हूँ। जो भी इसमें योजना में भाग लेना चाहते हैं, भले डेवलपर्स हों, उनके लिए कोई मुख्य अड़चन मैं नहीं देखता। जो सामान्य अड़चनें जो होती है किसी भी बिल्डिंग प्लान का अप्रूव करने के लिए, वो एक सामान्य अड़चन है। थोड़ी सी बात करते हैं पैसे की भी। एक बहुत बड़ा तबका हमारे देश में दुर्भाग्य से ऐसा है जिसके पास मकान भी नहीं है, जिसके पास पैसा भी नहीं है। वो क्या करें? जैसे है कि अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी उन लोगों के लिए है जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है।
तो इसकी जो लोग इसमें मकान ले सकते हैं, जो लाभार्थी हो सकते हैं, उनके लिए सरकार ने एक आय सीमा निर्धारित की हुई है। मुख्यतः दो तरह के मकान होते हैं, एक हम कहते हैं ईडब्ल्यूएस और एक है एलआईजी। ईडब्ल्यूएस यानी ईडब्ल्यूएस आर्थिक मतलब रूप से कि जो आर्थिक कमजोर रूप हुए। से कमजोर, और एलआईजी मतलब अल्प आय वर्ग वाले जो लोग हैं। तो ईडब्ल्यूएस वाले जो मकान होते हैं उनकी आय 0 से लेकर 3 लाख रुपए सालाना तक यानी निर्धारित जिस की गई है। व्यक्ति की या परिवार की, पारिवारिक यानी आय। जिस परिवार की 0 से लेकर 3 लाख तक अगर प्रतिवर्ष आय है, हाँ, वो वो ईडब्ल्यूएस में ईडब्ल्यूएस के जाएगा। लिए अप्लाई कर सकता है, और जिसकी 3 लाख 1 रुपए से 6 लाख तक आय है, वे लोग एलआईजी में सालाना वे अप्लाई कर सकते हैं। और परिवार का मतलब यह है कि पति पत्नी व अवयस्क बच्चे, इन्हीं की डेफिनेशन में परिवार में आते हैं। तो इनकी आय 3 लाख या 6 लाख के अंदर हो तो वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो इन्हें क्या मकान सरकार की तरफ से मुफ्त दिए जाएंगे? जिस व्यक्ति की सालाना आय ही 3 लाख है, ये मान लीजिए 5 लाख है, वो कैसे मकान में अपनी तरफ से कुछ पैसे लगा पाएगा? देखिए, मुफ्त तो कुछ नहीं होता और मुफ्त होना भी नहीं चाहिए। इसमें सरकार जो योजना लाती है तो इसमें फिर सरकार आवेदन प्राप्त करती है। तो जो लोग इसके पात्र होते हैं, कि आय का तो एक मापदंड है, दूसरा मापदंड ये है कि उसके पास खुद का घर नहीं होना चाहिए, क्योंकि योजना उन्हीं लोगों के लिए जिनके पास घर नहीं है। तो पहली बात तो वो जैसे राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, फिर उसकी आय 3 लाख या 6 लाख के भीतर होनी चाहिए, और उसके पास कोई अपना मकान नहीं होना चाहिए। तो अगर वो ये शर्तें पूरी करता है तो फिर वो सरकार में, जब सरकार की कभी योजना आती है तो उसको आवेदन कर सकता है। और फिर स्वाभाविक है कि क्योंकि मकान बहुत सस्ते दरों पे होते हैं, तो जितनी योजना में आवास होते हैं और आवेदन उससे कहीं ज़्यादा आते हैं, तो ऐसे हालत में फिर सरकार एक लॉटरी निकालती है, और जिसके ये मकान खुल जाते हैं वो मकान का उन्हें ये प्राप्त होते हैं। सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग में जो सरकारी योजनाएं हैं उसकी दर सरकार ने फिक्स कर रखी है, क्योंकि आज की तारीख में अब तो करीब 1263, उससे भी अब ज़्यादा हो गई होगी अभी रिसेंटली। तो इसी दर पर लोगों को मकान मिल जाता है। और जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं और जो प्राइवेट अपनी ज़मीन पे जो मकान, वे अपनी मनचाही जो भी उन्हें कीमत उचित लगे वो कीमत पे वो मकान दे सकते हैं। ये बताएं कि ये जो मकान किसी गरीब व्यक्ति ने लिया, तो उसमें सरकार उसको कुछ सब्सिडी या राहत देगी, या किश्तों में, या किस तरह की राहत मिलेगी? फ़र्ज़ कीजिए किसी मकान की कीमत 5 लाख रुपए है और व्यक्ति की सालाना आय 3 लाख रुपए है, तो उसी मकान कैसे मिलेगा और उसके लिए सरकार उसकी क्या क्या मदद अतिरिक्त रूप से कर पाएगी? जी हाँ, सरकार की तरफ से 2 तरह के अनुदान मुख्यतः दिए जाते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 1.5 लाख की कैश सब्सिडी दी जाती है, कि जो कि सरकार की तरफ से सीधा उसके खाते में जमा यानी होता किसी है। व्यक्ति ने 5 लाख का मकान लिया तो उसे 3.5 लाख रुपए देने 3.5 पड़ेंगे। लाख का ही उसे देना पड़ेगा, 1.5 लाख सरकार से आएगा। और ये ईडब्ल्यूएस के लिए है। एलआईजी या ईडब्ल्यूएस मकान जिनकी कीमत 5 लाख से ज़्यादा है, जो कि ज़्यादातर प्राइवेट योजनाओं में होता है, तो वहाँ पे अगर वे लोन लेते हैं, मुख्य बात है कि उन्हें लोन लेना ज़रूरी है। हमने कई ऐसे केसेस देखे जिनसे लोगों ने लोन नहीं लिए। तो जब लोन नहीं लिए तो जो अनुदान भी है वो जो इंटरेस्ट की सब्सिडी के ऊपर है, कि 6.5% तक सरकार उसे सब्सिडी देती है। करीब 20 साल तक के लिए लोन होता है, और 2 लाख करीब 67 लाख तक कि उनको अनुदान उन्हें मिल जाता है। तो या तो आप ईडब्ल्यूएस में हैं तो 1.5 लाख का कैश सब्सिडी ले लें, या आप 2.67 लाख की आप इंटरेस्ट सब्सिडी ले लें अगर आपने लोन लिया है। दोनों में से कोई एक का आप लाभ ले सकते हैं। तो इस तरह से उन्हें रियायत मिल जाती है। कोई भी लोन हो, उसको व्यक्ति को चुकाना पड़ता है, और चुकाने के लिए किसी व्यक्ति के पास अगर निश्चित आय है या अच्छी आय है सालाना, या उसके पास कोई नियमित नौकरी है, तो वो उसे चुका पाता है, अच्छी तरह से चुका पाता है। ये बताएं कि ये गरीब लोग अगर लोन ना चुका पाए या डिफ़ॉल्ट हो जाए, तो क्या इनका मकान जब्त होता है या इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई होती है? जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है ये, कि और ये मैंने बहुत फेस किया था जब शुरुआती में मेगावास के लिए मुझे लोन के लिए जब मैं बैंकों को मैंने अप्रोच किया, तो एक स्वाभाविक कि बैंक सिर्फ पैसे वालों को लोन देते हैं। सेकेंडली, बैंक के पास अच्छा गारंटर चाहिए, उनके पास अच्छी सिक्योरिटी चाहिए, तभी वो इस लोन को देना चाहेंगे। तो मुझे मुझे कन्विंस करना पड़ा काफ़ी मैंने बैंकों को मैंने अप्रोच किया था, और उसमें से फिर एसबीबीजे थोड़ा कन्विंस हुए।
हमें उन उन्हें दिनों बताना जो SBBJ था। एसबीबीजे, जी हाँ, एसबीबीजे में उन्होंने थोड़ा इसमें रुझान दिखाया और वे कन्विंस हुए कि जो एक आम धारणा से जो लोन दिए जाते हैं वो धारणा यहाँ पे नहीं लगाई जा सकती कि भाई अच्छे इनकम होनी चाहिए, अगर वो इनकम है तो वो इसमें वो एलिजिबल ही नहीं है। जैसे बोले कि उनको इनकम टैक्स सर्टिफिकेट लेके आओ, अगर इनकम टैक्स भरता होगा तो वो इस योजना में एलिजिबल ही नहीं है। वो बोलते गारंटर लेके आओ, तो गारंटर तो अगर कोई लेके आते हैं तो इसका मतलब कि किसी ने लोन नहीं चुकाया तो गारंटर मालिक बन जाता है, और ये मकान तो गरीबों के लिए है। तो ये जो आम चीज़ें लोन की होती है वो इसमें लागू नहीं होती हैं। जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार ने एक निर्देश, कोई स्पेसिफिक निर्देश नहीं दिए बैंकों को। सरकार ने कहा कि बैंक अपने अपने स्तर पे अपनी योजनाएं ला सकते हैं। तो ये जो एसबीबीजे जो बैंक और अब जो एसबीआई हो गया है, तो उन्होंने देखा कि अगर हम इन गरीबों को लोन देते हैं तो मकान बहुत सस्ता है, मकान की एक्चुअली लागत कहीं ज़्यादा है। तो अगर बैंक अपना लोन देते हैं और कुछ मार्जिन रखते हैं तो एक्चुअली उनके पास सिक्योरिटी कहीं ज़्यादा है। और सेकेंडली जो जिसको लॉटरी में मकान मिला है वो एक बार लोन के कारण वो मकान छोड़ेगा नहीं, वो लोन की किस्त नहीं चुकाएगा। तो इसलिए उन्होंने लगा कि ज़्यादातर लोन की किस्त चुकाते हैं, पर फिर भी एक हमें बहुत बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी वो शर्तें डालने के लिए कि अगर वो लोन नहीं चुकाता है तो क्या। क्योंकि नॉर्मल कोर्स में तो बैंक बोलेगा मैं ऑक्शन कर लूँगा, तो ये तो यहाँ पे लागू नहीं होता। तो उस वक्त हमारा सौभाग्य जो यहाँ के यूआईटी के उस वक्त के तत्कालीन सचिव जी थे, हमने बैंक ने मिलकर काफ़ी इसके ऊपर विचार विमर्श किया और हमने एक शर्त लगाई जो कि किसी भी बैंक के कंडीशन में नहीं थी। और वो शर्त ये हमने लगाई कि अगर वो लोन नहीं चुकाता है तो 2 स्टेजेस हैं। एक तो वो जब तक उसको मकान मिलना उसके पहले ही वो लोन में डिफ़ॉल्ट कर देता है तब क्या होगा, और एक बार उसको मकान का पोजीशन मिल जाता है उसके बाद में अगर वो लोन डिफ़ॉल्ट करता है तब क्या होगा। तो इन पे हमने विचार विमर्श किया और इसका एंड रिजल्ट ये निकला कि बैंक यूआईटी को मकान सरेंडर करेगा और यूआईटी बैंक को पैसा देगी, और यूआईटी अपना वो मकान वापस से लेके वापस से किसी उसी श्रेणी के इंसान को मकान देगी जो कि इन लाभार्थियों की श्रेणी में आता है। तो इससे क्या हुआ कि बैंक का पैसा लगभग यूआईटी की तरफ से थोड़ा अश्योर हो गया। तो इस कंडीशन पे बैंकों ने लोन देना शुरू किया और बैंकों ने खूब सारे लोन दिए, और इसकी वजह से मुझे राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में जो अवार्ड है उसके लिए मुझे नामांकित भी किया था, क्योंकि इतने सारे लोन यहाँ पे हुए। और एक बार एसबीबीजे ने लोन देना शुरू किया, फिर काफ़ी सारे राजस्थान में बाकी लोगों ने इसी शर्त पर काफ़ी सारे लोन दिए। मनीष जी, इतने सारे मकान गरीबों को मिले हैं और भी मिलेंगे, क्या इस तरह के डिफ़ॉल्ट यानी किश्तें न चुका पाना या पैसा नहीं दे पाना, ऐसे केसेस आए तो उनका प्रतिशत लगभग कितना रहा? जहाँ तक मेरी जानकारी है ऐसे प्रतिशत काफ़ी कम आए। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि नहीं आए। जहाँ तक मेरी जानकारी में एक 8 की लिस्ट तो हमें मिली थी इसकी, और जब हमने उनको अप्रोच किया तो ज़्यादातर ने पैसा दे दिया उनका। तो मैं मानता हूँ कि आम जो डिफ़ॉल्ट होता है उससे ये डिफ़ॉल्ट काफ़ी कम है। यानी बड़े बड़े लोग जो पैसा बैंक का लेकर देश से भाग जाते हैं, उनसे ये ठीक विपरीत है। उससे काफ़ी अच्छा ये स्कीम है। मनीष जी, ये सपना कि सबका हो घर अपना, आपको क्या लगता है कब तक हम पूरा कर पाएंगे? 2032 में हो पाया ऐसा प्रधानमंत्री का तो सपना है, लेकिन आप ग्राउंड रियलिटी में भी देखते हैं, क्या पूरा हो पाएगा, और हो पाएगा तो कब तक? अब ऐसे में मैं अपने विचार तो मैं ज़्यादा क्या रखूं कि जो विडंबना हम देखते हैं कि एक तरफ सरकार ज़्यादा लोगों को घर देना चाहती है और दूसरी तरफ इतने सारे मकान जो बने हुए हैं और जिनको लोगों ने ऑक्यूपाई नहीं किया हुआ है। तो ये एक तरफ से ये एक विरोधाभास जिसे हम कह सकते हैं। तो ऐसे में ये कहना काफ़ी मुश्किल है कि क्या सब लोगों को मकान मिलेंगे या कब मिलेंगे। स्कीमें चल रही हैं, योजना 2022 तक देने की थी सभी लोगों को मकान, और मेरा मानना है कि करीब 2 करोड़ मकान तक इस योजना के अंदर अभी तक बन चुके हैं और लोग ले भी चुके हैं। तो मैं मानता हूँ कि जल्दी ही ये योजना पूरी हो जाए, लेकिन मैं अभी अनुमान नहीं लगा सकता कि कब पूरे होंगे। मनीष जी, क्या क्या चीज़ें ऐसी है जिनकी परिकल्पना तो की गई अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जब ग्राउंड रियलिटी में आप जाते हैं तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो आपको लगा कि शुरू में ये चीज़ें इस स्कीम में दिक्कत करती हैं, इन्हें सुलझा लिया जाए, और क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो आपको लगता है कि जिन्हें सुलझाया जाना चाहिए या इन स्कीम में इन चीज़ों को ऐड कर लेना चाहिए? अपनी तरफ से क्या क्या चीज़ें आप और सुझाएंगे?
ये मेरे जो अभी तक पिछले 5 साल का जो मुझे अनुभव रहा है, उसमें जो मेरे व्यक्तिगत विचार हैं कि ये योजना लाने की ज़रूरत क्या पड़ी सरकार को। पहले हमारी हाउसिंग बोर्ड की योजना थी हमारी, तो उसके अंदर भी लोगों को मकान मिलते थे और बनते थे और दिए जाते थे। तो उस हाउसिंग बोर्ड की योजना में और इस मुख्यमंत्री जन आवास योजना में क्या मुख्य अंतर है। तो मेरे विचार से सरकार को ये लगा कि हाउसिंग बोर्ड के जो मकान बनते हैं वो सरकार बनाती है, सरकार के कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, फिर मकान बनाते हैं, फिर वहाँ से वो चले जाते हैं, उनका कोई रोल नहीं रहता है और हर तरफ सरकार ही सामने रहती है। इस परिस्थिति को बदलने के लिए सरकार ने सोचा कि हम प्राइवेट बिल्डर के साथ एक भागीदारी करें, और मुख्यमंत्री जन आवास योजना एक भागीदारी है ये। तो उसमें जो बिल्डर को वो इन्वॉल्व करते हैं, तो उसको 25% ज़मीन उसी जगह दी जाती है जहाँ पे ये मकान बन रहे हैं। मकान बनने वाला एक प्राइवेट बिल्डर होता है, तो एक अनुमान वैसे लगा सकते हैं, एक परसेप्शन है हालांकि कि क्या कोई प्राइवेट बिल्डर मकान बनाएगा। उसकी क्वालिटी की परख के लिए भी सरकार ने सिर्फ सरकार को नहीं बना, वरना हाउसिंग बोर्ड के मकान की गुणवत्ता भी हाउसिंग बोर्ड के इंजीनियर्स ही जांचते थे। तो लेकिन सरकार ने मुख्यमंत्री जन आवास में बोला कि नहीं, इसकी गुणवत्ता कोई थर्ड पार्टी जांचेगी। और ज़्यादातर ये थर्ड पार्टी किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं, या एक जोधपुर के MEM इंजीनियरिंग कॉलेज का इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो एक बाहर की एजेंसी आके उसकी गुणवत्ता की जांच करेगी। तो ये जगह प्रावधान हम रख रहे हैं और बिल्डर को भी वहीं पे ज़मीन दी जा रही है, तो जहाँ पे बिल्डर फिर अपने मकान बनाएगा। तो सरकार की ये सोच रही होगी कि अगर ये मकान गुणवत्ता से नहीं बने तो 25% ज़मीन पे भी बिल्डर के मकान कोई खरीदेगा नहीं, इसलिए बिल्डर सोच समझ के और अच्छे मकान वहाँ पे बनाएगा। तो इस विचार से हम ये मानते हैं कि ये एक सोच है कि इसके लिए सरकार ने बोला कि नहीं, हम एक भागीदारी से हम मकान बनाएं और उसके अंदर में अच्छे मकान बने। वैश्विक महामारी कोविड-19 इसने समाज के सब तबकों को प्रभावित किया है, और यूँ देखा जाए तो पूरे विश्व में एक तरह से आर्थिक मंदी है जिसमें हम भी शामिल हैं। और ऐसे में बहुत सारे लोग जिनके पास मकान थे या धंधे थे, उसके भी किस्तें चुकाने की स्थिति में कई लोग नहीं रहे। दुर्भाग्य से बहुत सारे लोगों ने रोज़गार भी खोया। ऐसे में रियल एस्टेट की स्थिति सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो क्या उम्मीद करें कि बिल्डर अब और मकान बना पाएंगे, उनके खुद के मकान नहीं बिक रहे, और वो 25% ज़मीन पर एक्स्ट्रा मकान भी इस स्कीम में लोगों को बना कर दे पाएंगे? वैश्विक महामारी से तो सभी लोगों पर असर पड़ा है, और इस वजह से जो प्रोजेक्ट्स को उसमें डिले भी हुआ है। और रेरा जो एजेंसी है जो इन सबको गवर्न करती है, उससे भी छूट का प्रावधान दिया है और एक्सटेंशंस उन्होंने दिए हैं। और जहाँ तक लाभार्थी का सवाल है, उन्हें किस्तें चुकाने की जहाँ तक बात है, तो एक्चुअली कोविड के पहले भी राज्य सरकार ने उन्हें छूटें दी हुई है कि समय समय पर राजस्थान राज्य सरकार की ये सर्कुलर्स आते रहे हैं कि कोई भी किसी ने अगर किस्तें नहीं चुकाई है और वो एक मुश्त किस्त चुकाता है तो उसे सस्ती और ब्याज में 100% छूट दी जाती है। तो यह सरकार की कुछ योजनाएं कोविड के पहले भी थी, आज भी हैं, और हो सकता है भविष्य में भी सरकार इन योजनाओं को लागू रखेगी। थोड़ी सी बात करते हैं उस वर्ग की जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, जिसे मध्यम वर्ग कहा जाता है। मध्यम वर्ग पर कुछ चीज़ें बहुत देश की जो है उसका बोझा उठाता है। एक तो ये कि मध्यम वर्ग के बारे में कहा जाता है कि वो ईमानदार है, यानी वो किस्तें ले रहा है, मकान ले रहा है, कोई भी चीज़ ले रहा है उसे चुकाता है या चुकाने की कोशिश करता है। दूसरी बात यह कि इनमें से ज़्यादातर लोग नौकरी पेशा भी हैं, और मध्यम वर्ग को ईमानदारी से टैक्स भी देना पड़ता है, यानी बहुत सारी चीज़ें उस पर अतिरिक्त रूप से भी पड़ती हैं। इन सब के बावजूद मध्यम वर्ग का एक सपना होता है कि उसे भी कुछ लाभ कहीं न कहीं सरकारी योजना में मिल पाए। तो ये जो स्कीम्स है, इसका क्या मध्यम वर्गीय व्यक्ति भी लाभ उठा सकता है? अब इस पे हम ये देखें कि मध्यम वर्ग को हम किस तरह से उसकी परिभाषित करते हैं। अगर हम उदयपुर के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो आय है 3 लाख से 6 लाख, मतलब 50,000 रुपये महीना, ये मेरे ख्याल से एक काफ़ी सारे इसमें उदयपुर के जो यहाँ के लोग उसमें कवर हो जाते हैं और वे मध्यम वर्ग ही कहलाएंगे। तो एक प्रकार से मध्यम जो LIG कहने को LIG है, पर वो एक मध्यम वर्ग को ही कैटर करती है। और जिन लोगों की आय 6 लाख से ऊपर है तो उनको जो इंटरेस्ट का जो लाभ है, इंटरेस्ट सब्सिडी का जो लाभ है, वो उन्हें ज़रूर, कि मान लो उन्होंने बड़ा फ्लैट लिया है, उनको बड़ा लोन लिया है, तो लाभ तो उन्हें भी मिलेगा, लेकिन लाभ की जो सीमा है
2,67,000 रुपीज़ की वो सीमा उतनी ही रहेगी। तो उनको इंटरेस्ट रेट का उतना प्रोविजन को कम मिल जाएगा। इसके अलावा उन्हें कोई विशेष लाभ इसमें नहीं है। मनीष जी, उदयपुर में कितने लोगों ने अंदाजन, शहर की भी बात कर लें, ज़िले की भी, इस योजना का फ़ायदा उठाया और भविष्य में आप क्या आशाएं और देखते हैं? मेरे अंदाज से करीब उदयपुर में जो यूआईटी की जो योजनाएं हैं, उदयपुर यूआईटी की योजना, उसमें 6 से 7 हज़ार लोगों ने इसमें लाभान्वित हुए हैं। और अगर हम प्राइवेट बिल्डर्स की भी बात करें, काफ़ी सारे प्राइवेट बिल्डर्स भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो उनके भी मेरे पास सही आंकड़े तो नहीं है, पर लगभग उतने ही मैं उनके भी मान सकता हूँ जिन्होंने इसमें योजना में। पर यह एक पार्ट है ये। जहाँ तक एक दूसरा जो बड़ा वर्ग है कि जो लोग कोई स्कीम में नहीं लाते लेकिन उनके पास खुद की ज़मीन है और वे खुद अपना मकान बनाना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में उनके लिए भी 1.5 लाख रुपए या वहाँ पर लोन लेते हैं तो उसकी व्यवस्था है। तो जिसके पास अपनी ज़मीन है, जिसको हम BLC कहते हैं, ये बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, तो वहाँ पे भी सरकार ने काफ़ी इस पे जोर दिया है। और उसमें जो अच्छी बात है कि एक पिता है, उसके 2 बेटे हैं, तो अगर दोनों बेटे उस घर पे अपना अपना घर बनाते हैं और अगर वो घर 30 स्क्वायर मीटर से कम है, तो मतलब दोनों बेटों ने 30 स्क्वायर मीटर से कम 2 उन्हें इकाइयाँ बनाई है, तो दोनों को 1.5 लाख रुपए का सरकार की तरफ से अनुदान मिल सकता है। तो ये भी एक बड़ा वर्ग है कि जहाँ पे जो लोग गरीब हैं या जो आसपास के, जिनके पास एक छोटी सी ज़मीन है, उसको मकान बना सकते हैं, तो वे भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और इसके लिए उन्हें या तो निगम में आते हैं या यूआईटी में आते हैं, वहाँ पे उन्हें अप्रोच करना होता है। ऑलरेडी एक लिस्ट बनी हुई है कि पहले प्रधानमंत्री आवास योजना में एक सर्वे किया गया था जिसमें काफ़ी लोगों ने अपने नाम लिखा है, तो उस लिस्ट में अपना नाम जिनका है तो उन्हें भी लाभ मिल सकता है, वरना वो खुद भी अप्लाई कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं महिलाओं की। महिलाओं को लेकर बहुत सारे प्रावधान कई योजनाओं में सरकार की तरफ से हैं, होने भी चाहिए। ये बताएं कि इन तमाम योजनाओं में महिलाओं के लिए कुछ अतिरिक्त लाभ या कोई अलग योजना है? महिलाओं के लिए सबसे बड़ी जो लाभ है वो यह है कि जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना में जो अनुदान मिलता है उसके लिए महिला का आवेदक होना आवश्यक है। तो पुरुषों को मिलेगा ही नहीं। हाँ, अगर पुरुष हैं तो उनके साथ में महिला भी शामिल होनी चाहिए, उनके जॉइंट में नाम होना चाहिए, तभी उन्हें इसका अनुदान मिलेगा। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट है महिलाओं के लिए। और हम भी जब अनुदान के लिए अप्लाई करते हैं और जब उनके खातों में डालते हैं तो हम भी इंश्योर करते हैं कि महिला के बैंक के खाते में ही ये अनुदान की राशि जाए। ये हमें एक इंश्योर करना होता है। मेरी मुख्य जिम्मेदारी ये है कि सरकार से अनुदान लेने की कार्रवाई पूरी करना और उन्हें लाभार्थियों के खाते में डलवाना। ये मेरी मुख्य भूमिका इसमें रहती है। जहाँ पे भी मैं इन्वॉल्व हूँ तो वहाँ पे हम चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि महिला के खाते में ही ये अनुदान जाए। मनीष जी, शहर में मकान ये एक अलग चीज़ हुई, लेकिन दक्षिणी राजस्थान एक तरह से आदिवासी इलाका है और यहाँ पर कोई भी पहाड़ी या कोई भी इलाका देखकर एक आदिवासी अपनी खुद ही मिलकर एक झोंपड़ी बना लेता है। गांव के लोग और ख़ास तौर पर आदिवासी अपना मकान, अपनी टापरी बना सकें, इसके लिए भी कुछ प्रावधान या व्यवस्था है या नहीं? जी हाँ, अभी तक हमने पिछली देर में जितनी भी बातें की है वो अफोर्डेबल हाउसिंग या मुख्यमंत्री जन आवास योजना शहरी के बारे में बात की है। और इसी तरह एक ग्रामीण योजना अलग है, मुख्यमंत्री जन आवास योजना ग्रामीण। तो उसकी शर्तें बिल्कुल गांव और इनके हिसाब से हमने तय की हुई हैं और उनके प्रावधान अलग हैं जो कि इतने स्ट्रिंजेंट नहीं हैं जितने शहर के लिए हैं। पर कुल मिला के वो भी इसमें लाभ ले सकते हैं। 1.5 लाख अनुदान उन्हें भी मिल सकता है और वे भी चाहें तो यहाँ पे आके अपने जो वहाँ के उनके जो कार्यालय हैं, पंचायत है, तो उनके थ्रू वे अपना लाभ ले सकते हैं। उनके लिए अलग योजना है, पर बिल्कुल उनके लिए ग्रामीण योजना बनाई गई है। यानी किसी आदिवासी के पास खुद की ज़मीन है, तो वो चाहे तो इसी योजना के तहत लोन लेकर मकान बना सकता है। जी हाँ, लोन लेकर या सरकार से 1.5 लाख का अनुदान लेकर, क्योंकि वो दोनों नहीं कर सकते, दोनों लाभ वो एक साथ नहीं ले सकता। या तो 1.5 लाख का अनुदान ले या फिर वो लोन ले और लोन के ऊपर वो इंटरेस्ट की सब्सिडी का वो अनुदान ले। मनीष जी, जाते जाते उदयपुर के वे तमाम लोग और ख़ास तौर पे वे लोग जिनके पास मकान नहीं है या जो मकान लेने का सपना देख रहे हैं या घर में किसी सदस्य के पास मकान नहीं है और लेना चाहते हैं और इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उन्हें संक्षेप में क्या टिप्स देंगे?
संक्षिप्त में मैं यही कहूँगा कि वे अगर उनके पास मकान नहीं तो सबसे पहले वो प्रधानमंत्री का पोर्टल है, वहाँ पे जाके अपने आप को वो रजिस्टर कराएं। और सब पूरी व्यवस्था ऑनलाइन है ये, तो वे जाके अपना रजिस्टर कराएं। अगर उन्हें कोई दिक्कत होती है तो वे यूआईटी या नगर निगम में जाके वहाँ से सहायता लेके वे अपना नाम वहाँ पे रजिस्टर कराएं। ये पहला कदम है। इसके बाद में जब भी कोई योजना निकलती है तो उन्हें ध्यान रखना है कि जो योजना निकले उसके लिए वे आवेदन करें। तो और अगर उनके पास खुद की ज़मीन है तो उसके ऊपर अपना नक्शा तैयार करके फिर वापस से निगम में वहीं पे वे आएँ और अनुदान के लिए आवेदन करें। मनीष दलाल, आपका हृदय से आभार।